जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जैव विविधता के संरक्षण की चर्चा करेंगे। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जैव विविधता इसमें धरती पे मौजूद हो, इनको हम किस तरीके से बचा पाएँ। लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसके साथ अनेक क्रांतियाँ, चाहे श्वेत हरित क्रांति रही हो, चाहे तो उसके पहले जब हम औद्योगिकरण की शुरुआत किया, खासतौर से ब्रिटिश में लगभग 300-400 सालों से, इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? हमने जैव विविधता का नुकसान किया। हरित क्रांति हम बेसिकली भारत में ले आए, पूरी दुनिया में कई जगह हरित क्रांति आई, लेकिन उसका भी नुकसान हुआ। केवल हरित क्रांति नहीं, बहुत सारे जितना भी चाहे तो हम अंधाधुंध जिस तरीके से भोगवादी मानसिकता हमने विकसित कर ली है कि बस हम संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन अपने निजी हितों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। मैंने एक वीडियो में आपको जैव विविधता के मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारण बताए थे। उसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई थी कि लगातार हम अब पेड़ पौधों को काट रहे हैं, लगातार दानावल हो रहा है, लगातार हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। तो किसी तरीके से जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई। जैव विविधता के संरक्षण की जब बात की जाएगी तो 1972 के आसपास से ही ज़्यादातर शुरू होता है, लेकिन 1992 में सबसे पहले ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछे, CBD दे देता, बोलता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें अधिनियम में के इस मतलब सम्मेलन में ये सुनिश्चित किया गया कि हमें अपने पृथ्वी को बचाना है। पहली बार पृथ्वी के संरक्षण की बात की गई। अब हमको देखिए, इतना करने के बाद याद आ रहा है कि नहीं, पृथ्वी का हमें संरक्षण भी करना चाहिए। उसके लिए सभी देशों ने अपनी सहमति दी। भारत ने भी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 उसके 10 साल बाद पारित किया, जिसके अनुसार कम से कम भारत के अंदर जो जैव विविधता है उसका हम संरक्षण कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या किए कि संरक्षित क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई जैव विविध क्षेत्र है, अब उसको हम कंजर्व एरिया घोषित कर दिया कि इसकी विशेष पहचान है कि मान लीजिए यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं या पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जिनका संरक्षण होना चाहिए, होना तो सभी का चाहिए, लेकिन कोई एक विशेष एरिया। तो हमने संरक्षित क्षेत्र की शुरुआत की। सांस्कृतिक महत्व हो, उनका वैधानिक महत्व हो, प्रजातियों की आर्थिक एवं सामाजिक रूप से आवश्यक जीवों की पहचान कर उनका संरक्षण, मतलब जीव जंतुओं की पहचान करना और साथ में उन सभी का संरक्षण करना, ये संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आता है। हम जैव विविधता संरक्षण की जब बात करें तो कम से कम दो तरीके का हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो एक स्वस्थानीय होता है इन सीटू और एक बाह्य स्थानीय होता है इजक सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि हम उसी जगह पे मान लीजिए कि कोई जीव जंतु पेड़ पौधा किसी जगह के स्थानिक है, उसको हम बिना कहीं शिफ्ट किए वहीं पे अगर हम उसका संरक्षण करते हैं, इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह। और इजक सीटू का मतलब होता है दूसरे आवास, उसके निजी, उसके वास्तविक आवास से दूर कहीं ले जा करके हम उसका संरक्षण करते हैं। तो जब इन सीटू की बात करेंगे, अक्सर पेपर में आ जाता है इन सीटू और इजक सीटू में आपको दे देगा इन्हें पहचान करने के लिए। प्रीलिम में कई बार यूपी पीसीएस में भी आया कि इन सीटू दे दिया, एक सीटू दे दिया, अब उसे बोल रहा है कि कौन सा इन सीटू है, कौन सा इजक सीटू है। तो जब इन सीटू की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आगार आगे क्या होता है मैं इसको बताऊँगा, पवित्र उपवन झील है, समुदाय संरक्षण आगार। देखिए, आप बस थोड़ा सा दिमाग में ये रखें, जैसे पवित्र उपवन मैंने कहा, अब पवित्र उपवन का संरक्षण हम उसी पेड़ उसी जगह पे कर सकते हैं, उसको ये नहीं कहीं उठा लेके जाए। तो अगर कभी आपको कंफ्यूज कर रहे हो तो आप ये देखिएगा, जो बड़ी बड़ी चीज़ जिनको हम उठा नहीं सकते, अब राष्ट्रीय उद्यान को कैसे उठा लेंगे आप, ऐसा तो है नहीं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान उठा के दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत ला दी, ऐसा तो नहीं। तो इन सीटों का मतलब वही होता है जो कि उसी जगह पर संरक्षित किया जाए। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडलागार हो गया, उसके बाद सैक्रेड ग्रोव जिन्हें हम पवित्र उपवन कहते हैं, और समुदाय और संरक्षण आगार हो गए। ठीक है, बस आप दो आगार के याद कर लीजिए, एक मैंग्रोव वो याद कर लीजिए और साथ में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद बाह्य संरक्षण इजक सीटू। जब हम इजक सीटू की बात करते हैं, इजक सीटू का मतलब उसके स्थान से अलग हटके बीज बैंक। अब बीज बैंक क्या है, अब बीज बैंक कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पेड़ पौधे उग रहे हैं वहीं पे बीज बैंक तो हम कहीं भी बना सकते हैं। देखिए कितना आसान है, हल्का है थोड़ा सा बीज बैंक। उसके बाद वनस्पति उद्यान, उसके जीन बैंक, जीन अगर हम किसी जीन को संरक्षित करना चाहते हैं तो थोड़ी कि कोई जीन हम किसी स्थान, कोई निश्चित है नहीं, उसको हम कहीं भी संरक्षित कर सकते हैं। वनस्पति उद्यान, हम कहीं भी वनस्पति उद्यान लगा सकते हैं। वृक्ष उद्यान,
जंतु उद्यान को मतलब ये है कि जो हम खुद विकसित कर सकें। अब कोई जंतु उद्यान हमने खुद ही विकसित कर दिया, वृक्ष उद्यान, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान तो विकसित नहीं किया। राष्ट्रीय उद्यान तो हम किसी एक जगह कोई घोषित करके, आगे बताऊँगा किसी के राष्ट्रीय उद्यान जो कि घोषित किया जाता है। उसके बाद चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या है कि भाई बहुत सारे हमने जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए एक जगह पर ले आए, वहीं जाते हैं सब लोग देखने, चिड़ियाघर देखने जाते हैं इस तरीके से। तो हम दो बिल्कुल कैटेगराइजेशन याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है इंस्टीट्यूट में आ जाए। तो आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया नंबर 1, वन्य जीव अभयारण्य हो गया नंबर 2, उसके बाद आपका जैव बंदल आगार हो गया नंबर 3, नंबर 4 पे हो गया आपका सेक्रेड टू पवित्र वन, और नंबर 5 पे हो गया समुदाय एवं संरक्षा का 5 हो गया। उसके बाद जब हम जैव EJEC-C2 की बात करेंगे तो EJEC-C2 में आपको मिल जाएगा बीज बैंक, जीन बैंक याद रखना है। उसके बाद वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान वाले जितने भी है ध्यान रखना है, ये आपका जाएगा राष्ट्रीय उद्यान छोड़ के। वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान ये जाएगा आपका EJEC-C2 में, ठीक है। उसके बाद क्रायो प्रिजर्व, निम्न ताप संरक्षण वाला एरिया होता है कि उसको कम ताप पे किसी को संरक्षित करने को निम्न ताप एरिया। उसके बाद चिड़ियाघर। तो फिर इसमें फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आपको रटना है, ये रटा होना चाहिए। नंबर 1 पे अगर हम EJEC-C2 की बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 वन्य जीव अभयारण्य, नंबर 3 जैव मंडलागार, नंबर 4 आपका सेक्रेड टू या पवित्र वन, और नंबर 5 में समुदाय आगार या जिसको संरक्षण आगार भी बोल देते हैं। उसके बाद EJEC-C2 की बात करेंगे जो वन्य जीव संरक्षण के बाहर के, तो बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायोजेनिक मतलब निम्न ताप वाला, उसके बाद जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान और साथ में वृक्ष उद्यान, ये तीनों याद रखना है, रट लेना बिल्कुल, मुंह पे याद आना चाहिए। जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, उसके बाद फिर चिड़ियाघर, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान, देखिए अभी मैंने आपको बताया ना राष्ट्रीय उद्यान को वन संरक्षण अधिनियम आया था 1952 में, तो के अंतर्गत बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को दे देता है। पहली बात, राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करता है? राज्य सरकार घोषित करती है। किसके अंतर्गत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। जैसे मान लो किसी को लगता है, किसी सरकार को लगता है कि इस क्षेत्र जो है संरक्षित होना चाहिए राष्ट्रीय उद्यान के लिए, तो वो नेशनल पार्क उसे घोषित करता था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय जैव उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। उसके बाद फिर राष्ट्रीय पार्क में जो घोषित किए जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्रों को वन्य जीव के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है, साथ में वन्य जीवों के अलावा और कोई भी बाहरी जीव नहीं आ सकता जो वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाती है। उसके बाद अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 105 से ज़्यादा नेशनल पार्क मौजूद है, ठीक है। इसमें 94 राष्ट्रीय उद्यान 85 राज्यों में और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में और भी लगातार ऐड होते रहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इस पर नज़र बनाए रखेंगे कौन सा और ऐड हुआ है। वर्तमान में तो अभी 105 के आसपास ही है। तो हम कुछ मेन पढ़ लेते हैं जो अक्सर पेपर में आता रहता है। ये जम्मू कश्मीर से चलते हैं। जम्मू कश्मीर हम पता है 2 में डिवाइड, एक जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, एक लद्दाख वाला रीजन हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से जम्मू कश्मीर में और कौन कौन से लद्दाख वाले एरिया। तो दोनों को हम एक ही मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले में तो आप जैसा दाची गांव हो गया जहाँ कश्मीरी अंगूर पाए जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर का स्टेट जीव भी है, जंतु भी है। सलीम अली हो गया नेशनल पार्क हो गया, हेमिस नेशनल पार्क हो गया, लद्दाख पे किश्तवाड़ हो गया। तो याद रखना है दाची गांव, सलीम जम्मू कश्मीर, हेमिस किश्तवाड़ ये सारा जम्मू कश्मीर, कुछ इसमें लद्दाख वाले एरिया में भी है। तो हिमाचल प्रदेश में तो ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा, पीन वैली, सिम्बालबारा यूनेस्को की ग्रेट हिमालयन जो है यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। उसके बाद उत्तराखंड 1936 में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान बना था जिसके हम जिम कॉर्बेट, जिसे तब उसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। याद होना चाहिए कौन तक कहाँ पाया जाता है। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं तो फिगर बना करके अगली बार कभी बनाऊंगा तो मैं फिगर बना के दिखाऊंगा आपको। तो गंगोत्री, फिर गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा दी, फूलों की घाटी, बाघ, तेंदुआ, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हरियाणा में आ जाओ, कालेसर, सुल्तानपुर, केवलादेव नहीं कालेसर और सुल्तानपुर। राजस्थान में 5 हैं, केवलादेव, साइबेरियन क्रेन की प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता है, सरिस्का, रणथंभौर, मरुस्थली, मुकुंदरा याद रखना। गुजरात में वर्तमान में 4 हैं, गिर, मैरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बग, बंदा
और उसके बाद महाराष्ट्र में संजय गांधी, बोरीवली, पेंच, तडोबा, गुगामल, भारतीय गैंडा यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल, नवेगांव और चांदोली। उसके बाद गोवा में महावीर, मोलेम, कर्नाटक में बांदीपुर, राजीव गांधी, नागारोल, कुंद्रेमुख, बनेरघट्टा, अंशी, रेड हेडेड वल्चर, बाइसन, भारतीय हाथी, चीतल। उसके बाद केरला में अन्नामुदी 16, इराविकुलम, मथिनकेट 16, पंपाडुम 16, पेरियार, एशियाई शेर, हाथी, हिरन, सांभर, भौंकने वाला हिरन, पेरियार केरल में पाया जाता है। उसके बाद तमिलनाडु में तो इंदिरा वैली, इंदिरा गांधी अन्नामलाई वाले रीजन में, मुदुमलाई, पलनी हिल, गुंडी, मुकुर्ती। देखिए याद करना का इनको रटना ही पड़ेगा। तेलंगाना में काज ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीरा, हरनावली वनस्थली, ये पूछा जाता है। मुंगरावनी। आंध्र प्रदेश में 3 है, राजीव गांधी, परमेश्वरम, वेंकटेश्वर। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कंगेर घाटी, गुरु घासीदास। कंगेर घाटी जो है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, राणा, चार्ल्स डरमी नामक मेढक की प्रजाति पाई जाती है। उड़ीसा में भितनकानिका, सिमलीपाल। पंजाब में बुक्सा, गोरुमारा, नोहरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन, जलदापरा। जलदापरा जो है एक सींग गैंडे पाए जाता है यहाँ पर, जो कि वर्नलेबल होता है, सुवेद होता है IUCN की क्रिटिकल इंटेलिजेंट सीरीज में, उस मेरे डाटा बुक में। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बिसो। मिजोरम में मुरलेन, फांगकुई, नीला पर्वत। उसके बाद मणिपुर केबुल लामजो, सिरोही। विश्व का एकमात्र केबुल लामजो मणिपुर में पाया जाता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान होता है, फ्लोटिंग पार्क होता है। उसके बाद नागालैंड में टांकी, डुडोंग, डाल्फी, ब्लू व्हेल, नामदफा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, उड़ने वाली गिलहरी, माउलिंग। उसके बाद झारखंड बेतला, बाघ, स्थूल, भालू, मोर, सांभर आदि। उत्तर प्रदेश में दुधवा। उसके बाद बांधवगढ़। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे, मध्य प्रदेश 9 हैं, इसमें बांधवगढ़ हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाले यहाँ। सफ़ेद शेर, मंडला, भूर, सिंधी, बारा, सिंह आया था। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में ये MP भी आया था। बाघ, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, पन्ना यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। संजय गांधी, सतपुड़ा, वन विहार, ये मध्य प्रदेश के। उसके बाद बिहार में एक वाल्मीकि। उसके बाद वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान। असम में 5 है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, सोरांग, नमेरी। तो काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और मानस में जंगली भैंसा। तो सिक्किम में कंचनजंगा, मेघालय में बालफक्रम, रेड पांडा, जंगली भैंसा पाया जाता है। नोकरेक मेघालय में भौंकने वाला हिरन, गौर पाया जाता है। उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 है, पेम्पेल घाटी, गलथिया, महात्मा गांधी मैरीन, उत्तरी बटन द्वीप, माउंट हैरियन, मध्य बटन द्वीप, रानी झांसी मेरठ, सैडल पीक, साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको बस याद रहना चाहिए, थोड़ा सा कम से कम आइडिया, और कम से कम अपनी स्टेट में तो आपको पता होना ही चाहिए कि कौन कहाँ का भी दे देता है, स्टेट में दे देता है, कंचनजंगा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य, ये भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत यदि किसी राज्य विशेष के जो अभी तक जैसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वहाँ पर जो भू आकृतिक जीव जंतु वनस्पति आदि की बहुलता हो, तो उस क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वैसे ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। जो ना इन सीटों हैं, याद रखना है, वो उसी जगह पे घोषित किया जाएगा जहाँ पे ये कंडीशन होगी राज्य सरकार के द्वारा। भारत में कुल 532 वन्यजीव अभयारण्य वर्तमान में है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, जो कि यहीं पर संचालित किया जाता है। तो देखिए बहुत सारा 5-3 तो अभी इतना तो याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं कुछ पढ़ दे रहा हूँ जो आपको, जैसे आंध्र प्रदेश में हो गया कुरिंगा, कुलेरू, पुलकट, नागार्जुन, श्रीशैलम। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नर सानी, कुछ मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ। बलेरा झील बिहार में वर्तमान में, सलीम अली, जुब्बा सानी, पश्चिम बिहार, भीमताल, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर वन्यजीव, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, चंडीगढ़ में सुखना झील, छत्तीसगढ़ में अचानक मार्ग, सीता नदी, गोवा में महावीर, भगवान महावीर, मूल्यम, गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैंने पढ़ाया आपको, गिर, कच्छ झील, मोरेन, नल सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गद्दर, तो पूर्णा जहाँ जंगली गधा पाया जाता है। उसका हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य, कोंगटैम झील, रेणुका। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चांगथांग, सीत मरुथल, होकेसर, ये बहुत पूछा जाता है कहाँ है, जम्मू कश्मीर। सुरेंसर, मानसर, झारखंड, डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू। कर्नाटक में डांडेली, घाट पर्वत, चिन्योली, तागुलर, केरल में थक्केटकल, पच्ची, इडुक्की, नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकाम। मध्य प्रदेश में भोरी, गांधी सागर, चंबल, संपा, पन्ना, रातापानी, सोन,
घड़ियाल महाराष्ट्र में, फंडस, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, मेलघाट, नागजीरा, नरनारा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला, उड़ीसा में भितरकानिका, चिल्का, गाहिर माथा, नंदनकानन, सतकोशिया घाट, सिमलीपाल, पंजाब में हरिके झील, राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव, तमिलनाडु में कोडाइकनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कटगल, इंदिरा गांधी, वेदांतगल, वेंकुडू, वेल्लानाडु, ब्लैकबक, उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, चंबल, ओखला, पटनी, पश्चिम बिहार, दिल्ली में असोला, भाटी, इंदिरा प्रियदर्शी, अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा, अरगड़ी, असम में दीपोर, भील, पूर्वी कोम्बलांग, पूर्वी हेकलांग, लखोआ, मिजोरम में दम्फा, थोरांगटाल, थोरांगलाट, सिक्किम में किताम, पांगोखला, त्रिपुरा में कुंती, सिपाहीजला, मेघालय में नोंगखैलेम, सिंजू, बाघमारा, पिचेर पौधा, नागालैंड में फिर उत्तराखंड, केदारनाथ, तनबाडोगोला, टटल द्वीप ये है। बट देखिए मैंने पढ़ इसलिए दिया कि पता होना चाहिए, इतना तो कोई भी नहीं रट सकता है, इतना डीप को जाके पूछता भी नहीं है। कुछ पक्षी अभ्यारण्य है जैसा कि घाना पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान में, रंगन तिट्टू पक्षी विहार मैसूर कर्नाटक में, वेदांतल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में, मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव हरियाणा में, सलीम अली पक्षी विहार चिराव मांडवी नदी के पास, कोंडवा पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश, चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा, कुमाराकाम पक्षी विहार या बिमनाथ पक्षी विहार केरला में। जी ओके। फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने के कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि पहला तो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण 1972 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों के अधिकार दिया गया कि किसी क्षेत्र को जैव विविधता घोषित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, एक प्रारंभिक सूचना जारी करती है राज्य सरकार कि हम इस क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए जाते हैं, घोषित करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है केंद्र सरकार के द्वारा भी। राज्य सरकार यदि किसी क्षेत्र को हस्तांतरित करती तो केंद्र सरकार सूचना जारी कर उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित करती, शर्त है कि उस क्षेत्र की पर्याप्त मात्रा में जीव जंतु होने चाहिए। जी देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी कर दूँ, प्रश्न बहुत गंभीर आता है यहाँ पे, बहुत खतरनाक प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय पार्क घोषित तो राज्य सरकार करती है, ठीक है, कि मान लो ये वाला क्षेत्र राज्य सरकार घोषित, राज्य सरकार अनुसार जारी करके उसको राष्ट्रीय पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कुछ सीमा में परिवर्तन करना चाहते, देखिए कि नहीं बताकर राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया, लेकिन अगर सीमा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जिसका अध्यक्ष राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है से अनुमति लेने के बाद ही हम उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा राज्य सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन की जारी करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत करती है। लेकिन अगर हम ये घोषित हो गया, उसके बाद एक केंद्र सरकार को भी इसके बारे में जानकारी प्रदान करना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार उसको मान ही लेती है फिर, अगर घोषित कर दिया तो, ठीक है। लेकिन अगर कोई सीमा में परिवर्तित करने की जीवन जीव इसकी सीमा पर, इसके लिए हमको नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की एक तरह से अनुशंसा उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अब थोड़ा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में पढ़ते थे। एक स्टेचुटरी बॉडी है, सामाजिक निकाय जिसे कहते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दी वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव के संरक्षण की उत्तरदायी होती है और इसकी एक सलाहकारी प्रवृत्ति होती है। ये जो भी सलाह, अब प्रधानमंत्री खुद ही को सलाह दे रहे हैं तो सलाह तो मान ही लेंगे। उसका नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्टेचुटरी कमेटी का अध्यक्ष पर्यावरण एवं जलवायु प्रधानमंत्री, इसमें एक कई बार नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति भी इसमें बनती है जिसका अध्यक्ष पर्यावरण जलवायु मंत्री होता है। तो यहाँ पे हम एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ लेंगे वाइल्ड लाइफ, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री, नंबर 1। उसके बाद एक वैधानिक निकाय होती है, प्रमोशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये वाइल्ड लाइफ बोर्ड के प्रमोशन के लिए उत्तरदायी होती है। साथ में इसके एक जो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष पर्यावरण जलवायु प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा, अगर मान लीजिए घोषित कर देता हो तो क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देता तो उसमें मानव का प्रदेश निषेध हो जाता है और साथ में कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं वहाँ पर जा सकती जो कि वहाँ के वन्य जीवों को
हानि पहुँचाए, ये 2 चीज़ें। उसके बाद फिर हम थोड़ा कंजर्वेशन रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, सामुदायिक आगार एवं सामुदायिक आगार हमने कहाँ पढ़ा था, इन सीटों में पढ़ा था। ये दोनों भी पढ़ लेते हैं। ये भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 2002 के संशोधन द्वारा संरक्षण आगार एवं समुदाय आगार को जोड़ा गया था। वन्यजीव, ये भी राज्य सरकार उसे जीव किस क्षेत्र को समझती है कि उसे सामुदायिक आगार कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाना। बेसिकली उन लोग के लिए होता है, उन जनजीव जो मतलब एक तरीके से कोई पवित्र रूपन वाला जो क्षेत्र हो जाता है कि भाई ये बहुत हमारे सांस्कृतिक कल्चर की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम उसको सामुदायिक आगार या संरक्षण आगार घोषित कर सकते हैं। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भारत का पहला संरक्षण आगार खोला गया, ये कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए क्या होता है कि इसको राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है कि ये बहुत कम्युनिटी रिजर्व मतलब महत्वपूर्ण जीव जंतुओं के लिए कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। उसके बाद पारिस्थितिक संवेदनशील जोन क्या होते हैं, ये वन्यजीव संरक्षण 10 किलोमीटर के, ये एक तरीके शॉक ऑब्जर्वर, जैसे मान लीजिए हमने वन्यजीव आरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है। अब उसके 10 किलोमीटर को एरिया को हम पारिस्थितिक संवेदनशील जोन घोषित करते हैं। एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज़ पे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेन होता है, ट्रेन में क्या होता है, ऊपर गत्ता लगा रहता है कि अगर आपको झटका लगे तो शॉक वो ऑब्जर्व कर सके। या गाड़ी में स्प्रिंग क्यों लगाई जाती है, जो पहिए होते हैं उसमें स्प्रिंग आगे लगी रहती है, क्यों? क्योंकि जब गाड़ी झटका देगी आपको तेज़ी से, तो जो शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा वो। जब मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा ना तो बताऊँगा कांग्रेस की स्थापना के बारे में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई। देखिए ये इसी को लिंक करना है चीज़ों को। शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है, मैंने देखिए पारिस्थितिक संवेदनशील जोन से शॉक ऑब्जर्वर को कांग्रेस से जोड़ना, पूछे कैसे। देखिए बता रहा हूँ, हुआ क्या था, जब भारत में लगातार संथाल विद्रोह हुआ, उसके बाद कई सारे विद्रोह लगातार होते रहे। किसानों का विद्रोह हुआ, आदिवासियों का विद्रोह हुआ, जमींदारों का विद्रोह हुआ। उससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार घबरा गई। ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है देश के अंदर। उसके पहले 1857 की क्रांति इतनी बड़ी हो गई थी, तो उसने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना का विचार लाया। देखिए कई कांग्रेस की स्थापना को विचार के लेके कई इतिहासकारों में मतभेद की स्थिति है। तो 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना का जो रूप दिया गया ना, ब्रिटिश अंदर से चालाकी, यही बहुत अच्छे आदमी थे वो, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना सकारात्मक रवैये के रूप में की। लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन्होंने एक तरीके से पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन, परिस्थिति के अनुसार एक जोन की स्थापना कर दी थी। इससे ऐसे समझ लीजिए कि जो भी देश में विद्रोह उसको हम सभी लोगों को एक मंच पे ला देते हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं, तो इनका जो कष्ट होगा वो निकल जाएगा, तो हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं होगा। शॉक ऑब्जर्वर के रूप में कांग्रेस काम करेगी। उसको जब मैं इतिहास पढ़ाऊँ तो बहुत अच्छे से आपको बताऊँ। देखिए इस तरीके से जो परिस्थितिक संवेदनशील जोन होता है, इको सेंसिटिव जोन होता है, ये अगर मान लीजिए कि हमने वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हमने घोषित कर दिया, ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य हम घोषित कर, उसके 10 किलोमीटर तक नहीं रहेगा, तो जो कुछ भी अगर गतिविधियाँ कुछ होगी तो इस 10 किलोमीटर के अंदर के तक ख़त्म कर देंगे हम। बाहर मतलब सेना लगाए हैं तो हम अपने केंद्र में घुसने नहीं देंगे, बाहर सेना से ही बाहर आतंकियों को ख़त्म कर देंगे, ये था। तो ये 10 किलोमीटर तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्टडी 2002 के अनुसार वन इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक फैल सकता है। कभी कभी जैव विविधता की मात्रा को देखते हुए इस क्षेत्र को 10 किलोमीटर दूर तक भी किया जा सकता है। तो इतना याद रखना। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें बता दी कि हमने जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन-सीटू बता दिए। इन-सीटू में क्या क्या आता है, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल आगार, पवित्र रूपन जिले, समुदाय संरक्षण। उसके बाद इन-सीटू में बताया आपको बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, वृक्ष उद्यान, निम्न तापी कंजर्वेशन, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, ये सारा हमने आपको बता दिया। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं घोषित करते, कौन सी घोषित करता है, राज्य सरकार घोषित करती है। भारत में वन्यजीव उद्यान कितने हैं, सबका मैंने आपको नाम भी बताया, ज़्यादातर राज्यों की मेन इंपॉर्टेंट है। फिर वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की, वन्यजीव अभयारण्य प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है बहुत जा रहे हैं लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित कौन किया जाता है। फिर उसके बाद हमने नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी बताया कि प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, इनका संरक्षण होता है, ये अनुशंसा करती है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो स्टैंडिंग कमेटी है इसका चेयरमैन कौन होता है, तो इसका चेयरमैन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है। उसके बाद में संरक्षण आगार बताया, सामुदायिक आगार बता दिया आपको, और साथ में कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002 के बाद किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अधिकारी की जो राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य क्षेत्र वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं है,
राज्य सरकार उसे जन जीव समुदाय के मतलब वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के बाद ये आया कि जो वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, संरक्षण वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, तो हम उसे सामुदायिक आगार घोषित कर सकते हैं। संरक्षणागार ऐसी लगभग है राज्य सरकार घोषित कर सकती है। फिर पारिस्थितिक संवेदनशील जो इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दे कि जो कि परिस्थिति के अनुसार बहुत खतरनाक जोन होता है, साथ में यहाँ शॉक ऑब्जर्वर कर की तरह ये काम करता है वन्य जीव अभयारण्य के चारों तरफ। ठीक, 10 किलोमीटर के अंदर तक होता है। थैंक यू। इतना आप पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार देख लीजिएगा।